अध्याय 5 देख रहे हैं, शासक और इमारतें। यहां हम बात करेंगे बाग, मकबरे और किले। तो नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि वास्तुकला जब मुगल का समय आया, वास्तुकला मतलब होता है आर्किटेक्चर, जैसे घर बनते हैं ना, उसे आप वास्तुकला समझ लीजिए। इस जमाने पर आते आते काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, ये जटिलता इसमें आ गई थी। कैसे अभी आपको समझाऊंगा मैं। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और सबसे इंपॉर्टेंट है शाहजहां। शाहजहां का काफी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर आप चाहे साहित्य की बात करिए, कला की बात करिए या वास्तुकला की बात करिए, यानी आर्किटेक्चर, जो भी आर्किटेक्चर बने, चाहे टॉम बने, किले बने, फोर्ट बने, तो इसमें ये व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते थे। जितना भी मैंने नाम बताया, ये खुद ही इसमें रुचि लेते थे। अगर अपना रुचि ना हो तो आप किसी के काम पे छोड़ेंगे तो फिर ताजमहल जैसी चीज तो नहीं बन पाएगी। तो बाबर ने अपना जो उनका ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है बाबरनामा। इसमें बकायदा बागों को कैसे बनाया जाए, उसकी क्या प्लानिंग होगी, और उसके लिए जो उनकी रुचि थी, उसके लिए जो उनका इंटरेस्ट था, उसका बकायदा वर्णन किया है। किसने? बाबर ने। मैं बाबर की बात कर रहा हूं, बाबरनामा। अब ये जो बाग है, ये कैसे होते थे? ये जो बाग है वो इस तरीके से, यहां दीवार बना दीजिए आप, ऐसे दीवारों से घिरे होते थे और इसके बीच में, यानी ऐसे नहरें आप कह सकते हैं इसको, या इसको पानी की नालियां कह सकते हैं। तो ये नाली या पानी की नहरें इस तरीके से पास होती थी और ये चार आयतकार, आयत का मतलब इस तरीके से रेक्टेंगल या स्क्वायर मान लीजिए आप, क्योंकि कई रेक्टेंगल है कई स्क्वायर है, तो इस तरीके से डिवाइडेड होता था। इसका मैं आपको यह चित्रण दिखाता हूं। होता यह था कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया चार भाग में। पहले आसपास तो दीवार हो गई, बीच में इस तरीके से पानी की नालियां बन गई या फिर नहरें बन गई और चार भाग बन गए। इसीलिए जो चार भाग बने, चार भाग, इसीलिए इसको चार बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? चार बाग। अगर आप लखनऊ या अवध के इलाके के हैं तो आप जानते हैं कि लखनऊ का जो स्टेशन है चार बाग स्टेशन, वो इलाका भी चार बाग ही कहलाता है। तो ये जो चार बाग है, यानी कि चार खानों वाले जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए, वो बनाने की शुरुआत हुई थी कहां से? वो अकबर के समय शुरुआत हुई थी, उसके पहले नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अकबर ने इसकी शुरुआत की और इन्होंने बहुत बेहतरीन चार बाग बनाए। कश्मीर में बनाए, आगरा में बनाए, दिल्ली में बनाए, यहां आपको मिलेंगे। और उसमें जहांगीर और शाहजहां ने भी बनाया। ऐसा नहीं कि केवल अकबर ने बनाया, जहांगीर ने भी इसमें काम किया, शाहजहां ने भी काम किया। मैं आपको दिखाऊंगा इसको, अभी एक एक करके इस पर डिस्कशन करेंगे। पहली चीज आपको ये बता दूं कि अकबर का जब शासनकाल चल रहा था तो यहां पर नए नए वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। वास्तुकलात्मक मतलब होता है आर्किटेक्चर में, बनाने की कला में, जाने की जितने जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे फोर्ट हो, चाहे आप उनका महल ही कह लीजिए, उनके लिए नवाचार यानी कि नई नई चीजों का इजाद हुआ, नए नए विचार आए इसमें, भाई ऐसा बनाया जाए, वैसा बनाया जाए। तो इसका यह हुआ कि अकबर को जो प्रेरणा मिली या अकबर ने जो प्रेरणा ली, इसके जितने भी स्कल्पचर लोग थे या जो आर्किटेक्चर बनाने वाले लोग थे अकबर के, वो कहां से उन्होंने वास्तुशिल्प लिया? वो अफेक्टेड थे तैमूर से। आपको याद है मैंने बताया था तैमूर, जो हमारी इस डायनेस्टी की बात चल रही है, मुगल एम्पायर की बात चल रही है, उनके जो फादर है, वो जो फादर साइड है वो तैमूर के साइड से आया है। ओके, तैमूर, ईरान, इराक, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की, वहां से आया है। वहां पर जो मकबरे बन रहे थे, या कहें कि जो उनके एशियाई पूर्वज से तैमूर, उनके मकबरे जो थे, वहां से इन्होंने एक आइडिया लिया, वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का आइडिया लिया, और वही चीज हमें यहां पर मिलती है। अगर मैं हुमायूं का मकबरा आपको दिखाऊं तो आप इसको समझिए। ये जो है हुमायूं का मकबरा, इसको हुमायूं का मकबरा को किसने बनाया? हुमायूं ने नहीं बनाया, हुमायूं की तो डेथ हो गई थी। तो उसके बाद अकबर ने जिस तरीके से उस हुमायूं के टॉम को बनाया, तो इसमें क्या क्या चीजें पहले देखिए। पहली बार तो यह है कि इसमें एक सेंट्रल डोम है। इस सेंट्रल डोम, इसको हम कहते हैं केंद्रीय गुंबद। ये काफी ऊंचा था, पहले इतना ऊंचा नहीं हुआ करता था। अगर आप यहां पर देखिए, शाहजहां ने भी जब बनवाया तो ये कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि एंट्री के लिए ये जो एंट्रेंस है, ये एंट्री जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, जिसको पिष्टक भी कह रहे हैं, पिष्टक, एंट्री,
बहुत बेहतरीन, बहुत आलीशान, मतलब एंटर करें तो आपको लगे कि आप कहीं एंटर हो रहे हैं। ये जो दोनों चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग बन गई। तो एक मकबरा, मकबरा क्या होता है? मकबरा वहां होता है जहां पर कोई किसी को दफन किया जाता है, किसी बड़े आदमी को। जैसे हुमायूं टॉम का मकबरा का मतलब यही है कि हुमायूं को यहां पर दफन किया गया था, इनको यहां पर इनकी ग्रेव यार्ड है, राइट। अब ये जो मकबरा है, अगर आप, मैं इस मकबरे की बात करूं तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और इसमें बकायदा ये 4 बाग है। 4 बाग जो मैंने आपको ये चीज समझाई, ये 4 भाग है, यानी कि आप इसको 4 भाग में डिवाइड करके बनाया गया, बीच में पानी की नालियां है। अच्छा, एक और चीज है कि इसका निर्माण किस तरीके से किया गया। 8 स्वर्ग। स्वर्ग मतलब क्या होता है? आप ये देह छोड़ेंगे, अपनी शरीर छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो वहां कैसे दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा कि एक बहुत बेहतरीन सा आलीशान एंट्रेंस हो, गुंबद हो, आप आ रहे हैं और आपका जहां पर भी आपका ग्रेव यार्ड हो या फिर आप जहां पे रहते हो उसके आसपास आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 कमरे हो, ऐसे 8 कमरे हो, तो इसी को 8 स्वर्ग कहा गया, या फिर इसका नाम लिखा गया हस्त बिहस्त। हस्त बिहस्त एक ही बात है, हस्त बिहस्त और 8 स्वर्ग। इस तरीके की परंपरा यहां पर शुरू हुई। इसमें क्या होता था कि एक केंद्रीय कक्ष, ये सेंट्रल कक्ष हो गया, और ये 8 कमरे, 1 से लेकर ये 8 तक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कमरे इससे घुरा होता था। अच्छा, एक और चीज है कि जो हुमायूं टॉम की मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये बना है लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर, ये याद रखना है आपको, और किनारे में संगमरमर है, संगमरमर। और इसका यूज फिर शाहजहां ने भी बहुत किया। तो एक एक करके मैं आपको जरा समझाता चलूं। पहले तो एक चित्र आपको दिखाऊंगा। यहां पर देखिएगा, ये काबुल की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर कौन साहब खड़े हैं? ये कौन है? ये है बाबर। और यहां पर ये 1519 की एक चित्रकारी है। किस तरीके से यहां ये इसका सुपरविजन कर रहे हैं, बकायदा इनके सामने मैप रखा हुआ है। ये यहां पर आपको नहरें दिख रही हैं, और ये 4 1 2 3 4 इस तरीके से इसका ये 4 बाग के तरीके से बनाया गया है। दूसरा देखिएगा आप, ये 1562 और 1571, इसके बीच में ये बनाया गया है हुमायूं का अकबरा। आप यहां पर नहरें देखिए, ये नहरें दिख रही हैं, और अच्छे से दिखाता हूं। आप यहां देखिए, ये है हुमायूं टॉम, दिल्ली में है ये। और यहां ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं ना, ये सब नहरें हैं। हर जगह आपको इस तरीके से नहरें आती हुई दिखाई देंगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हुमायूं के मकबरे का, जो 4 बाग का स्ट्रक्चर है, वो ये नहरें यहां पर आ रही है, ये नहरें हैं, ये नहरें हैं, ये नहरें हैं, और यहां पर आपके बाग है। तो बड़े, और सेंट्रली आपका जो मकबरा है, बहुत खूबसूरत इसको बनाया गया है। ये हुमायूं का मकबरा हो गया, 4 बाग, दिल्ली में है ये। अब यहां पर आइए, आपको मैं जो कश्मीर में शालीमार बाग है, कश्मीर में बहुत बाग है, शालीमार, निशात, चश्मे शाही, ऐसे बहुत है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये देखिए, ये स्टेप में, ये सबसे नीचे, फिर आप चढ़ेंगे, ये सीढ़ियां हैं, ऐसे आए, फिर चढ़े, फिर ऊपर हो गया, फिर चढ़े, ऊपर हो गया, चढ़े, ऊपर हो गया, और यहां से पानी है इस तरीके से, यहां से भी पानी है। तो ये इसको भी आप 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड करके अगर आप देखें, तो इसको भी आप इस 4 बाग के स्ट्रक्चर में बता सकते हैं। तो सीढ़ीदार है, कहने का मतलब यहां पर सीढ़ियां हैं। आप देखें, ये पार्ट ऊपर है, ये पार्ट नीचे है, और ये पार्ट इससे भी नीचे, यहां से एंट्री होती है। सामने आप देख रहे हैं डल झील है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये कश्मीर में। शालीमार बाग, सीढ़ीदार 4 बाग, 1620 और 1636 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर आप देखिएगा, ये मैंने चित्र नहीं लगाया है, लेकिन आप समझिए कि लाल महल बाड़ी, लाल महल शाहजहां बाड़ी, ये मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। तो उसके 4 बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। ये भी उसी तरीके से बनाया गया, 1 2 3 4 इसी तरीके से बनाया गया, जैसे ये बने उसी तरीके से आप समझ लीजिए। लाल महल और राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं। तो कहां तक चीजें पहुंची आप ये भी देख सकते हैं। ये तो आपका ताजमहल तो हो ही गया। खैर, ताजमहल में तो कोई बात ही नहीं करनी है। यहां पर आप देखिए, ये सब 4 स्क्वायर, या कहें कि 4 बाग का ही एक तरीके से इसमें बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन है। और रामबाग आगरा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको कश्मीर, आगरा और दिल्ली का नाम है, तो मैंने कश्मीर के लिए आपको ये दिखाया। ये आपका आगरा हो गया, रामबाग, इसमें भी यही चीज बनी है। ये फोर्ट के पास में ही है, आगरा के फोर्ट के पास में ही है। अब शाहजहां के शासनकाल, मैंने जैसे कहा शाहजहां का नाम बार बार आएगा। इसमें क्या हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, वो थी कि अलग अलग तत्व इसमें डाले गए किसके। एक तो वास्तुकला तो हो गई, जो आपके स्ट्रक्चर बन रहा था वो तो था ही है। उसके अलावा सद्भावनापूर्ण संश्लेषण का मतलब यह है कि जो चीजें
इसमें डाली जा सके, जो चीजें अलग अलग तत्व इसमें मिलाई जा सके। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। खास तौर पे आगरा और दिल्ली में, क्योंकि इनकी राजधानी जो है वो आगरा, दिल्ली, शाहजहानाबाद, किसी ने शाहजहानाबाद बना दी, किसी ने फतेहपुर सीकरी को कह दिया, तो इनकी राजधानियां चेंज होती रही, इसीलिए आगरा और दिल्ली में आप ज्यादा चीजें देखते हैं, राइट। और अगर आप देखें कि ये जो जगह दिखा रहा हूं मैं आपको, इसे कहते हैं दीवाने खास, यह दीवाने आम। थोड़ा मैंने अलग किया है क्योंकि यहाँ आपके एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पर ऑलरेडी दीवाने आम दिया हुआ है। दीवाने आम ये दिया है, ये सिंहासन आप देखिए, यहाँ पर राजा बैठा करते थे, शहंशाह या बादशाह बैठे करते थे, और ये सिंहासन का छज्जा देखिए, ये 1648 में हुआ। दीवाने आम दिल्ली का बता रहा हूं, इसीलिए ये जो दीवाने आम जो दिल्ली का बताया मैंने, और ये दीवाने खास इसलिए फतेहपुर सीकरी का दिखाया है, आगरा का। अब दीवाने आम और दीवाने खास का मतलब ये था कि दीवाने आम मतलब देखिए, अब ये ऐसा चीज है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं और बहुत सारे लोग जो बैठ सकते हैं, यानी आम जनता यहाँ पर आके बैठती थी, राजा उनके साथ बातचीत करता था। और ये पूरे पिलर्स के इसमें बनाए गए, सारे पिलर्स ही पिलर्स हैं। तो दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास में केवल राजा और राजा के जो मंत्री थे, खास खास मंत्री थे, वो थे। और आप देखेंगे कि बड़ा एक विशाल सा एक आंगन था, और यहां पर आप देखें कि दरबार चिहिल सुतून, ये दरबार चिहिल सुतून क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें 40 खंबे, सभा भवन था, 40 खंबे, ये सब जो खंबे हैं ना, ये पिलर्स है बेसिकली, इस पिलर से ही ये खड़ा होता था और यहां पर लोग आके बैठते थे। और यहां पर आप देखेंगे 40 नहीं है क्योंकि दीवाने खास है, और ये अलग अलग जगह की बात कर रहा हूं, आगरा की, दिल्ली की, इस तरीके की। अब शाहजहां ने जो सभा भवन है, जो भी शाहजहां के सभा भवन थे कि भाई यहां पर सभा होने वाली है, आम हो खास हो, उसको इस तरीके से बनाया कि राजा यहां बैठा है अपने सिंहासन में, और जो लोग यहां पर बैठेंगे आके या उसके मुखातिब होंगे, वो किस साइड मुंह कर रहे हो, किबला के साइड। किबला के साइड, किबला क्या हुआ, जब मक्का एंड मदीना है, सऊदी अरब की बात मैं कर रहा हूं, तो एक तरीके से वो अपना मस्जिद के तौर पे बनाता था, मतलब मस्जिद का एक फ्लेवर आ जाए उसमें, क्योंकि सिंहासन का जो मंच रखा है, और किबला वो एंगल होता है जिस एंगल पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उसी तरफ देख के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि जिस जमाने में, जिस समय ये चलता होगा, तो ये सारे उसकी तरफ मुंह कर रहे हैं, लेकिन ये पीछे तो किबला है, यहां पर मक्का मदीना है, ताकि उसकी तरफ ये चेहरा करके नमाज पढ़ सके। और इससे मेन चीज ये थी कि ये इशारा हमको देता है, इस तरीके की वास्तुकला इस तरीके से बनाई गई थी कि जो राजा है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, कि भाई हम ईश्वर के प्रतिनिधि है, तो इज्जत मिले उनको इस तरीके से। अब शाहजहां ने जो दिल्ली का लाल किला है, शाहजहां ने जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो 15 अगस्त को अपनी स्पीच देते हैं। ये जो शाहजहां ने दिल्ली का जो लाल किला बनाया, उसमें नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। अब इसको समझना पड़ेगा, ये लाइन क्या लिखी है। इसका लाइन का मतलब ये है कि जो दरबार उन्होंने बनाया उसमें एक तो वो न्याय की बात कर रहे हैं, और साथ में जो उनका दरबार है उनके अंतः संबंध, मैं इसको समझाता हूं आपको। आप इसको देखिए कि पहले यहां ले जाऊंगा आपको, ये यहीं से दिख जाएगा। यहां पर देखिए, इसके पीछे कुछ बना हुआ है, यहां पर साहब बैठ गए और इसके पीछे कुछ बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ना, इसी की यहां पर बात कर रहे हैं। ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं पीतरा दूरा। पीतरा दूरा याद रहेगा। ये जो पीतरा दूरा का मतलब ये होता है, जो इसका सिंहासन था जहां वो बैठते थे, उसके पीछे वो पीतरा दूरा, ये जो बैठे हुए ना, इसके पीछे पीतरा दूरा, यहां पर ये बैठे हुए हैं, ये पीतरा दूरा की बात कर रहा हूं मैं। ये पीतरा दूरा कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसा कोई कठिन नाम नहीं है। इसमें है ये कि मार्बल है, मार्बल के अंदर दूसरे मार्बल चिपका दिए गए। कहने का मतलब कि एक संगमरमर हो गया या बलुआ पत्थर का पोर्शन हो गया, उस पर रंगीन पत्थर, कभी लाल, कभी हरा, कभी नीला, कभी आप देख ही रहे हैं यहां पर, है ना, लाल पीला हरा, और उसमें स्ट्रक्चर बड़े अच्छे, कभी किसी तोता, मैना, पेड़, पक्षी, इस तरीके के, यानी एक संगमरमर में दूसरे चीजों को चस्पा कर दिया गया, और उस तरीके से जो आर्किटेक्चर बना है उसके पीछे उसका में बनाया गया। अब मैंने ये कहा कि भाई वो नर्मन, जब जो नया दरबार था उसमें वो दो चीजों को चाहते थे कि भाई एक तो न्याय भी हो और सब लोग प्यार से रहे। इसका मतलब क्या था कि इन्होंने ये जो बार बार इसको दिखाना मैं चाह रहा हूं कि ये जो बैठे हैं इसके पीछे एक चित्र है, इसके पीछे इन्होंने एक चित्र बनाया है, और वो जो चित्र है वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो चित्र है
इस चित्र में बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा है लेकिन आप इसको समझ जाएंगे। ये एक साहब बैठे हैं, वीणा बजा रहे हैं, देख रहे हैं आप? यहां पर एक साहब बैठे हैं, वीणा बजा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक और जगह का मैंने पीतरा अधूरा दिखाया आपको। इसमें है क्या कि आप एक संगमरमर या फिर कोई एक बलुआ पत्थर लीजिए और उसमें अलग अलग तरीके से जो स्टोन्स है उसको चस्पा करिए तो एक अलग से आकृति बनती है। तो यहां मैं आपको जो साहब दिखा रहा हूं, ये जो है ये एक यूनानी मतलब ग्रीक गॉड है। इनका नाम है ऑर्फियस, ऑर्फियस, ध्यान रहेगा। ये ग्रीक गॉड है ऑर्फियस, और यहां पर वीणा बजाते दिख रहे हैं। मतलब मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, ये जो पीछे है इस जगह की, और ये इसका मतलब ये यहां पर क्यों इसको जड़ा गया और किस पद्धति से पीतरा दूरा। ये माना जाता है कि ये जो वीणा जब बजाते हैं, जब ये गॉड वीणा बजाते हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी जानवर हैं वो शांत आके उनके कदमों में आके बैठ जाते हैं। यानी कोई भी आदमी हो, कोई भी औरत हो, अगर वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई भी कम्युनिटी का हो, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो यहां शाहजहां ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम न्याय करेंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हम उन दोनों को सही न्याय देंगे। और जितने भी लोग हैं वो जब हमारे पास आएंगे तो वो सद्भाव से रहेंगे, हमारे साम्राज्य में लोग सद्भाव से रहेंगे। इसका मतलब केवल यही है। ओके, अब शुरुआत के वर्ष में जो शाहजहां हैं उनकी राजधानी थी आगरा। तो इन्होंने क्या किया, जो इसमें इंपॉर्टेंट लोग थे, विशिष्ट वर्ग, अभिजात वर्ग या कहें जो इनके बड़े दिल के करीब लोग थे, उन्होंने अपने घर का निर्माण कहां कराया? देखिएगा आप, ये यमुना नदी है, देख रहे हैं, ये उनके घर है। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, मतलब इनका जो चेहरा है, घर का चेहरा, वो इस तरफ मतलब नदी के फेसिंग था। तो ये सारे, ये तो ताजमहल हो गया आपका, आगरा तो फेमस ही ताजमहल के लिए। लेकिन ये जो नदी है उसके यहां जो घर दिए गए वो किसको दिए गए? वो थे अभिजात विशिष्ट जो उनके करीब थे, तो नदी के तट पे। ये क्लियर हो गया। तो चारबाग की जो योजना थी, मैंने आपको बताया था चारबाग कैसा था, इस तरीके से चारबाग की जो योजना थी, इसके अंतर्गत भी और भी बाग बने और इनको कहा गया नदी तट बाग, नदी तट बाग। तो ये जो बाग थे, इसमें जो निवास स्थल है जहां लोग रहते हैं, चारबाग के बीच में ना होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पे होते थे। कहने का मतलब ये एक बाग बना दिया। ये नदी के तट हो गया, ये नदी है, तो उनका घर होगा यहां पर या फिर यहां पर एकदम कोने में होगा। क्लियर? और बाकी ये तो नदी, जो चारबाग है वो तो स्ट्रक्चर हो गई होगा, और उनका घर होगा एक कॉर्नर में। इसको कहते हैं नदी तट बाग योजना, राइट। अब शाहजहां ने अपने जो शासनकाल है उसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज ले आए, वो जिसे हम वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, वो है आपका ताजमहल। ताजमहल, ठीक। और ये जो है, इन्होंने जब ये ताजमहल बना तो इसका नक्शा अगर आप देखें तो इन्होंने नदी तट बाग की योजना ही अपनाई। कैसे? नदी तट बाग की योजना कैसे है? मैंने आपको क्या बताया था कि नदी तट बाग का योजना का मतलब यह है कि आपका एक कॉर्नर पे बनाएंगे, आप एक कॉर्नर पे अपना घर या रिहाइश या जो भी चीज आपको बनाना है कॉर्नर पे बना देंगे। तो ये जो सफेद संगमरमर का ये मकबरा बना है, किसका मकबरा है? शाहजहां और मुमताज महल, मुमताज का है ना ये। तो अगर मैं सही कह रहा हूं तो क्या है कि ये जो मकबरा है, यहां पर देखिए, ये नदी के तट पे बना है। ये जो नदी है इसके तट पे बना, ये है ताजमहल, और एकदम कॉर्नर पे बना हुआ है ये, राइट। सफेद संगमरमर का बना है मकबरा, ये नदी के तट पर एक चबूतरे पे बना है। यानी कि अगर आप पीछे की तरफ अगर यहां आके देखें तो बहुत नीचे की तरफ आपको यमुना बहती हुई दिखाई देंगी। यहां भी दिखा देता हूं, आप देखें कि ताजमहल ऊपर है, ये कुछ सरफेस के ऊपर है यहां पर, और जो यमुना नदी है वो नीचे बह रही है। क्लियर है? तो यहां पर एक तो ऊपर की तरफ बनाया गया और इसके दक्षिण में बनाया गया, यानी कि ये दक्षिण भाग में बनाया गया। यहां पर कहने का मतलब कि एक भाग में बना दिया गया इसको, दक्षिण भाग में। अगर आप जाएंगे तो आप इसको देखेंगे। अब दिल्ली में शाहजहानाबाद एक राजधानी, शाहजहां ने दिल्ली में भी शाहजहानाबाद बनाई राजधानी। उस हिसाब से उन्होंने एक शहर को विकसित किया जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा। मैंने जैसे बताया कि इनकी जो राजधानी थी पहले आगरा थी, फिर उन्होंने दिल्ली गए, वहां पर उन्होंने शाहजहानाबाद बनाई। तो वहां पर जो उन्होंने जो नया शहर बनाया, वहां पर शाही महल नदी पर स्थित था। किस नदी? यमुना दोनों जगह जाती है, लेकिन केवल स्पेशल लोगों को ही नदी के पास जगह मिलती थी। स्पेशल लोगों में बता सकता हूं कौन?
उनका सबसे बड़ा बेटा था दाराशिकोह, उसको जगह मिली थी, बाकी लोगों को नहीं मिल पाई थी। यहाँ सभी को मिल जाती थी, जो भी करीब है वो सबको मिल जाती थी। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यानी मैं अगर शाहजहानाबाद को दिखाऊं, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ उसको। ये शाहजहानाबाद की बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 1850 की बात है। और बहुत घना बसा हुआ इलाका है, ये पुरानी दिल्ली का इलाका है। ये जामा मस्जिद वगैरह सब यही है, देखिए ये जामा मस्जिद है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इधर पे केवल जो स्पेशल लोग हैं उनको ही यहाँ पर जगह मिली। ये राजा का वो हो गया। और आप देखेंगे कि जो मैं आपको चारबाग बता रहा था, उसका भी आपको हर जगह अगर टॉप व्यू देखेंगे तो आपको उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा। अगर शाहजहानाबाद के कुछ चित्र देखना चाहें तो मैं उसी समय के बारे में बात कर रहा हूँ, 1850 की बात। शाहजहानाबाद नाम ही शाहजहानाबाद है, और ये शाहजहां ने बसाई दिल्ली में। तो आप देखेंगे ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ उस जमाने का, 1850 का। मतलब आप समझ लीजिए अगर पुरानी दिल्ली गए तो वही इलाका है ये। अब मैं 8वीं और 18वीं, तो 8वीं 18वीं शताब्दी के बीच में ना बहुत सारी निर्माण चीजें हुई, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसमें यह हुआ कि चीजें यहां से वहां गई। कहने का मतलब यह है कि अकबर का साम्राज्य या फिर शाहजहां का साम्राज्य देखिए तो कितना बड़ा था। ठीक, तो चीजें यहां से वहां हुई। जैसे एग्जांपल पहले मैं देता हूं, विजयनगर की बात करता हूं। अब आप देखिए, ये विजयनगर में विजयनगर डायनेस्टी जो थी, उसके राजाओं की एक गजशाला है। गजशाला मतलब जहां हाथी रखे जाते हैं, हाथी रखे जाते हैं, एलिफेंट स्टेबल कहते हैं उसमें। तो यहां जो आपने वास्तुकला देख रहे हैं, ये कहां से आई है? बीजापुर और गोलकोंडा से, जो उनके पास के इलाके हैं। बीजापुर, विजयनगर, मैं अगर ऐसे दिखाऊं आपको साउथ पोर्शन, ये विजयनगर यहां है, बीजापुर गोलकोंडा यहां है। तो उसी की जो वास्तुकला है, वहां का प्रभाव आपको यहां पर पड़ता है। ओके, उनके सल्तनतों का प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आपको मथुरा ले जाऊं, यहां पर आप आ जाइए मथुरा, यहां पर भी देखिए चित्रण मथुरा का ही है। तो यहां पर जो मथुरा का वृंदावन मंदिर है, उसमें जो वास्तुकला की शैली है, इसके अंदर जो वास्तुकला की शैली है, यानी कि जो आर्किटेक्चर बनाए गए, चीजें बनाई गई है, वो कहां से आई? वो अगर आप देखें, उसका इफेक्ट आपको या उसका फतेहपुर सीकरी से बहुत ज्यादा मेलजोल मिलता है। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में ही है, और वहां की चीजें आपको यहां पर दिखाई देती है। तो इतना ज्यादा ब्लेंडिंग हो गई थी। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये वृंदावन में गोविंद देव, ये मंदिर का अंदरूनी भाग दिखाया गया है, 1590 की बात है। और इसका जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था इसको, और 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दे, जिनमें इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। कहने का मतलब ये जो मेहराब है, इसके ऊपर ये छत बनाई गई है। और ये कहां से आई? ये आप खुरासान, ये उत्तर पूर्वी ईरान की बात कर रहा हूं, वहां से आई। और फिर फतेहपुर सीकरी में भी इसका उपयोग हुआ। यानी कि बड़ी ब्लेंडिंग थी, यहां की चीज वहां ऐसे किया, मतलब मिक्स हो गया ना। अब मुगल शासक जो थे, अपनी शैली तो अपना ही रहे थे, साथ में जो वहां की लोकल शैलियां थी उसको भी अपना रहे थे। जैसे मैं बताऊं, यहां पर बंगाल की एक शैली थी, जिसमें जो छत था उसको ऐसे बनाया जाता था जैसे छप्पर की झोपड़ी नहीं होती। अगर मैं ऐसे झोपड़ी बना दूं, इसकी छप्पर, कोई गांव में जाएंगे तो छप्पर की झोपड़ी नहीं होती थी, उस तरीके से ये आर्किटेक्चर देखा इन्होंने। और जब ये आर्किटेक्चर देखा, इसको ये इतना खुश हुए, इसको कहते हैं बांग्ला गुंबद। ये इतना खुश हुए कि इसको ले लिया इन्होंने, और अपनी वास्तुकला में, अपने आर्किटेक्चर में इसका बहुत ज्यादा उपयोग इन्होंने किया। और अकबर की जो राजधानी, जैसे मैंने कहा ना कि सबकी राजधानी चेंज होती रही, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी। इसमें ऐसे कई हम इमारत देखते हैं जहां पर गुजरात और मालवा, वहां के आर्किटेक्चर शैली आपको दिखती है। मैं आपको तस्वीर में भी दिखाता हूं। यहां देखिए, ये 18वीं शताब्दी से जो मुगल शासक है, वो जब खत्म भी होने लगी थी, तो यहां पर जो शैलियां आ रही हैं वो उसी तरीके से दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये है कि फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी है, इसका जोधाबाई महल है। यहां पर ये जो चीज संभालती हुई चीजें है ना, ये यहां नहीं थी। ये कहां से आई है? ये गुजरात से आई है। गुजरात की जितनी भी आप वास्तुकलाएं देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, वहां की परंपराओं में ये था। तो जब ढलान पे थे कौन, आपके मुगल एम्पायर, उसके बाद भी उनकी जो शैलियां हैं वो सब जिंदा रही, आज भी अपनाई जा रही हैं। क्लियर? अब यहां पर आप देखिएगा कि एक और चीज बताई गई है। मैं 12वीं शताब्दी में ले जा रहा हूं आपको, फ्रांस। तो यहां पर पहले बहुत बड़े बड़े चीजें बनती थी, भारी, लेकिन और छोटी छोटी होती थी। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, 12वीं शताब्दी के बाद लंबे लंबे, बिल्कुल लंबे लंबे और हल्के इन्होंने चर्च बनाना शुरू किया। बड़े लंबे, मतलब इनकी जो
मीनार कह सकते हैं, ये जो मीनार थी ये काफी ऊंची बनाई गई। तो इसी वास्तुकला को कहा गया गोथिक। गोथिक कला है। इसमें क्या था कि जो मेहराब होते थे, यानी कि जो ऊंचाइयां हैं, बड़ी नुकीली होती थी। यहां पर आप देखिए, देख रहे हैं आप, ये बड़ी नुकीली हो गई और इसमें बड़ा रंगीन कांच का उपयोग करते थे। और जो भी दृश्य यहां पर आप देखेंगे वो सारे जो थे वो कहां से, ये कहां से आए, ये बाइबल से आए। जैसे उड़ते हुए पुश्ते आप देखेंगे, दूर से आप ये मीनार देख लेंगे, बहुत दूर होंगे तो मीनार आपको दिख जाएगी। और घंटी भी होती थी, तो घंटी वाले बुर्ज वो इसमें जोड़े गए कि भाई घंटी बजती है, और वही घंटी बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे चर्च के लिए। यहां पर एक आपको चर्च में दिखा रहा हूं, ये है पेरिस का, याद रखना है आपको, नोट्रे डोम। नोट्रेडम कहा गया लेकिन नोट्रे डोम बोलते हैं उसको। नोट्रेडम चर्च है ये, कहाँ का, पेरिस का। और उसके बाद इस तरीके की बहुत सारी चीजें बनी। ये थोड़ा सा इसमें आग वाग लग गई थी अभी कुछ ही समय पहले, लेकिन इसको पेंट वेंट किया गया। तो ये सारे चीजें उस जमाने में समकालीन समय में चेंज हुई। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।